Hello UPSC aspirants. So as you know, land reforms topic of GS3 is one of the peripheral topics in mains और इस पे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, पर इसका जो प्रेपरेशन है वो कंसोलिडेटेड फॉर्म में मुझे अभी तक नहीं मिला था। तो जब मुझे मिला एंड आई थॉट कि लेट्स डू इट, लेट्स कवर इट एंड लेट्स मेक अ गुड वीडियो ऑन इट ताकि रिविजन ईजी हो जाए। सो दिस इज़ गोना बी दैट. So hello guys, welcome back to Debunk UPSC. On this channel I post UPSC related content and some PYQ analysis video of my optional and as well as GS. So let's dive right into the video. This video is going to be about the land reforms topic of GS3, a full-fledged detailed. इस वीडियो के आसपास भी जाने की ज़रूरत नहीं है आपको अगर आप लैंड रिफॉर्म्स का टॉपिक रिवाइज करना चाहते हैं तो इसमें मैंने खुद से नोट्स बना के ऐड कर रखे हैं। नोट्स मेरे हैं इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस बिपिन चंद्रा से, मैंने खुद रीड करके नोट्स बनाए हैं एंड आई विल बी अटैचिंग द PDF इन द डिस्क्रिप्शन. यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर. तो लेट्स स्टार्ट विद इट. सो बेसिकली इस बुक में जो ये बुक है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, इसमें 3 चैप्टर्स गिवन है लैंड रिफॉर्म्स पे और उसके बाद 4th चैप्टर आता है ग्रीन रेवोल्यूशन का. तो जो 3 चैप्टर्स हैं वो इस तरह से डिवाइडेड हैं कि किस तरह से लैंड रिफॉर्म्स स्टार्ट हुए थे, उनके क्या फेजेस थे, क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे और कैसा फ्लो रहा है. तो पहला जो चैप्टर था इट वाज ऑल अबाउट द कॉलोनियल इम्पैक्ट कि किस कारण हमें लैंड रिफॉर्म्स की ज़रूरत पड़ी थी उस टाइम पे. और उसके बाद जो है लेगेसी ऑफ नेशनल एंड पेसेंट मूवमेंट्स इन एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन कि इंडियन नेशनल मूवमेंट जो था उसमें जो नेशनल एंड पेसेंट मूवमेंट्स हुए थे फॉर एग्रीकल्चर, उनका क्या लेगेसी है, क्या रोल रहा है, कैसे उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया है बाद के लैंड रिफॉर्म्स को और अफेक्ट किया है बाद में जो लैंड रिफॉर्म्स हुए हैं वो किस तरह से हुए हैं पॉलिसीज़ को. फर्स्ट चैप्टर इसमें थे फर्स्ट चैप्टर इसके ऊपर बेस्ड है और जो सेकंड चैप्टर है उसमें हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स की कि लैंड रिफॉर्म्स का प्रोसेस क्या था. और उसके बाद हम इस चैप्टर में और देखेंगे कि लैंड सीलिंग्स का जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरह से इवॉल्व हुआ था. द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी वीकनेस इन लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन, बिकॉज ये जो पार्ट है लैंड रिफॉर्म्स का ये माना जाता है कि बहुत ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था, इट वॉजंट सक्सेसफुल. सो इट इज़ ऑन दैट. देन द नेक्स्ट फेज, बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड फेज ऐसे माना जाता है कि लैंड रिफॉर्म्स के 2 फेजेस थे. फर्स्ट वॉज जो है कि जो पॉलिसी बेस्ड था और दूसरा था जो टेक्नोलॉजिकल था. बेसिकली जो सेकंड फेज था इट वाज अबाउट ग्रीन रेवोल्यूशन और ग्रीन रेवोल्यूशन को लाने के रीजंस और उस टाइम पे जो सिनेरियो था, उस टाइम पे जो डेटा था, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे. तो सेकंड फेज़ की स्टार्टिंग कैसे हुई ये टॉपिक, नेक्स्ट जो टॉपिक है ये उस पर होगा. और उसके बाद आई थिंक बचता नहीं है कुछ. इसके बाद इसके बाद भूदान मूवमेंट बचता है जो कि विनोबा भावे ने स्टार्ट किया था. इट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन द लैंड रिफॉर्म्स और क्वेश्चंस भी आते हैं, प्रीलिम्स में भी आते हैं, मेंस में भी आते हैं. तो वो भी कवर्ड है इसमें, भूटान मूवमेंट भी कवर है इसमें एंड दैट्स इट, दैट्स द एंड. सो आई विल बी कवरिंग दिस इन डिटेल एंड आई मेड नोट्स, आप कर सकते हो. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक से भी ये PDF डाउनलोड कर सकते हो. लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. द फर्स्ट टॉपिक वुड बी द कॉलोनियल इम्पैक्ट. तो कॉलोनियल इम्पैक्ट क्या था उस टाइम पे, क्या क्या इम्पैक्ट्स हुए थे, किस किस सेक्टर्स पे हुए थे जो कि जिसने लैंड रिफॉर्म्स की नीड को दर्शाया कि इसकी ज़रूरत भी है. सो लैंड रेवेन्यू पहला ये था कि हमें पता है कि जो ब्रिटिश रूल था उनका मेजर सोर्स ऑफ जो रेवेन्यू था वो लैंड रेवेन्यू था. और ऐसा मतलब इट हैज़ बिन कंसिडर्ड कि जिस रेट पे ब्रिटिश जो है वो चार्ज कर रही थी फॉर लैंड रेवेन्यू, इट वाज वे मोर देन एनी किंग यूज्ड टू इन द प्रीसीडिंग टाइम्स, दैट इज़ बिफोर ब्रिटिश. तो लैंड रेवेन्यू में जो मैंने नोट्स में है तो मैं नोट्स में जो मेन पॉइंट्स है वही डिस्कस करूँगी क्योंकि बाकी टेक्स्ट तो आप बुक से आप ऑनलाइन अवेलेबल है, आप रीड कर ही सकते हो. सो फर्स्ट इज़ अर्ली कॉलोनियल पीरियड में क्या था, परमानेंट सेटलमेंट्स थी, वेरी हाई फिक्स्ड रेट जो कि ज़मींदार लेते थे. तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम 2 टाइप का था, हमें ये पता है कि एक तो था परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, ये था वेस्ट बंगाल के एरिया में.
एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर। और दूसरा था रेवतवाड़ी सिस्टम, और तीसरा था महलवाड़ी सिस्टम। डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में था ये। ओके, तो इन दिस मैप यू कैन सी कि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम कहाँ पे था, महलवाड़ी कहाँ पे था और रेवतवाड़ी कहाँ पे था। तो वी कैन सी परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो है वो वेस्ट बंगाल में था और बिहार में था, प्रेजेंट डे बिहार में था। और महलवाड़ी सिस्टम जो है वो पंजाब में था और यूपी में था और एमपी में था, मध्य प्रदेश में था। उस टाइम पे ये यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था ये सारा रीजन। और रेवतवाड़ी की बात करते हैं, रेवतवाड़ी था बॉम्बे प्रेसिडेंसी में और मद्रास में। उस टाइम पे इसको मद्रास कहते थे, ये रीजन मद्रास था। ठीक है, तो ये था, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा था हमारे लैंड सेटलमेंट सिस्टम का। तो बेसिकली फर्स्ट पार्ट में ये है कि लैंड रेवेन्यू के 3 तरह के सिस्टम थे। अर्ली कलोनियल पीरियड में जो था परमानेंट सेटलमेंट्स थी, फिर लेटर टेम्पररी सेटलमेंट स्ट्रक्चर्स जो थे वो एक्चुअली लाए इसलिए गए थे कि जैसे ये जो कि ताकि वो एग्रीकल्चर में जो इनकम राइज हो रहा है उसको टैप कर सके ब्रिटिश। तो जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था उसमें ये कमी मानी गई थी कि जैसे कि फिक्स्ड है, उसमें जो फिक्स्ड लैंड रेवेन्यू का था चीज़, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लगती थी पेजेंट्स को, उनके लिए बहुत ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू उस टाइम जो स्टैंडर्ड्स थे। पर ब्रिटिश बीइंग ऑपरेसिव, उनको ये लगता था कि हम एग्रीकल्चरल इनकम में जो राइज हो रहा है उसको टैप नहीं कर पा रहे। तो लेटर जो सेटलमेंट सिस्टम आए थे वो टेम्प्रेरी थे, दैट इज़ रेवतवाड़ी एंड महलवाड़ी। अगेन रीजन्स आपको पता है। और इनमें जो रेवत है इसका मतलब होता था पेजेंट। पेजेंट का मतलब, पेजेंट को रेवत कहा जाता था। और ये डायरेक्टली होते थे। जैसे रेवतवाड़ी सिस्टम में आपको पता है कि आपको पता ही होगा, फिर भी मैं यहाँ बता रही हूँ कि रेवतवाड़ी सिस्टम में क्या था कि कलेक्शन जो है वो डायरेक्ट होती थी। कलेक्शन डायरेक्ट होती थी फ्रॉम द रेवत। और जो महलवाड़ी सिस्टम था, महलवाड़ी सिस्टम में विलेज बेस पे कलेक्शन होती थी, कलेक्टिव विलेज बेस पे कलेक्शन होती थी। पर जो कलेक्शन है वो करते रेवत ही थे खुद से अपनी अपनी। और यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में जो है ज़मींदार वो दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग। और उनका सीन क्या था कि वो उनको एक फिक्स्ड रेट देना होता था टू ब्रिटिश, जो कि ब्रिटिश ने बोल रखा है कि हमें इतना लैंड रेवेन्यू चाहिए। बट ये माना जाता है कि वो बहुत सारी इलीगल एग्जैक्शंस और करते थे फ्रॉम द पेजेंट्स, जो कि ब्रिटिश के द्वारा कहीं भी नहीं गई थी। खुद के मतलब अपने पर्सनल, उसके लिए पर्सनल रेवेन्यू और उन चीज़ों के लिए वो इलीगल एग्जैक्शंस बहुत होती थी, इन कैश एंड इन काइंड। वो हम आगे देखेंगे, इन नोट्स में मैंशनड है आगे। तो ये हो गया। और ये बात है कि उस जैसे फिक्स्ड था, तो अगर कोई फैमिन आ गई है या कोई शॉर्टेज आ गई है या कोई वेदर कंडीशन इस तरह की कि फसल हुई नहीं है, तब भी फिक्स्ड रेवेन्यू रहता था। और ये पेजेंट के लिए बहुत ऑपरेसिव होता था। तो ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s में क्या हुआ था, कलेक्शंस कुड इक्वल 75% ऑफ होल नेट प्रोड्यूस ऑफ पेजेंट। तो आप देख सकते हो कि 75% इज़ अ वेरी 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 ऑपरेसिव फिगर व्हेन इट कम्स टू दिस इशू। तो ये है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं रेंट्स एंड एग्जैक्शंस। सो ग्रोथ ऑफ लैंडलॉर्डिज्म एंड रैक रेंटिंग इन जमींदारी एरियाज, एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म एंड सब इन्फ्यूडेशन वॉज रैम्पेंट। सो बेसिकली था क्या कि ज़मींदारी सिस्टम जो है, जहाँ पे ज़मींदारी एरियाज थे वहाँ पे एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म था कि लैंडलॉर्ड्स प्रेजेंट नहीं थे, कुछ कुछ करते नहीं थे असल में, सिर्फ रेंट्स कलेक्ट करते थे। और सब इन्फ्यूडेशन एज एन कि ज़मींदार भी आगे सब इन्फ्लूडेशन कर देते थे उन लैंड्स की। बेसिकली पेजेंट्स को डिफरेंट लेवल पे रेवेन्यू या जो पेमेंट है देना पड़ता था, इन कैश एंड इन काइंड। तो ये बहुत ऑपरेसिव सिस्टम था। और ये कॉलोनियल इम्पैक्ट है, ये चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमें बाद में लैंड रिफॉर्म्स करने पड़े थे। तो ये जो है, एक तो जो ज़मींदार पे करेगा ब्रिटिश को वो तो अलग रहेगा, पर वो जो लेता है उसके ऊपर से पेजेंट से, वो सब कुछ तो काउंट भी नहीं हो रहा था कहीं पे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज इन रेवतवाड़ी एरियाज टेनेंसी एंड लैंड लॉर्डिज्म डेवलप ओवर टाइम। अब रेवतवाड़ी एरियाज में क्या था कि जो लैंड थी वो रेवत की ही थी, क्योंकि डायरेक्टली होती थी तो वो रेवत की ही थी।
पर विद टाइम वहाँ पे टेनेंसी और लैंडलॉर्डिज्म वाला इशू स्टार्ट हो गया था। ये क्यों हुआ था? उसका वही बात है कि उस टाइम पे क्या था कि डेट प्रॉब्लम बहुत रहती थी, कि डेट इशू कर दिया जाता था। जो एग्रीकल्चरल वर्कर्स थे वो डेट लेते थे फॉर परसुइंग एग्रीकल्चर। तो क्या होता था कि वो बाद में पे कर नहीं पाते थे बिकॉज ऑफ द ऑपरेसिव लैंड रेवेन्यू सिस्टम। तो इस कारण में उनकी ज़मीन उनको बेचनी पड़ती थी और टेनेंसी वाला सिस्टम स्टार्ट हो गया था। और ये नॉन रिकॉर्डेड और इल रेगुलेटेड टेनेंसी की बात हो रही है, और लैंडलॉर्डिज्म एज यू नो वेरी वेल नो। तो यहाँ पे डेटा है, द लैंडलॉर्ड होल्डिंग्स कवर्ड 40 to 50% ऑफ द टोटल लैंड। और ये मैंने डेटा कलेक्शन बना रखा है एट इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस जब हुई तो कंडीशन क्या थी उस टाइम पे? तो 60 to 70% ऑफ द टोटल कल्टिवेबल लैंड इट वॉज ओन्ड बाय लैंडलॉर्ड्स। 60 to 70%। Over 60% rural households either owned no land or owned small fragments. Total land owned by them was only 8%। ठीक है, तो बेसिकली जैसे अभी अभी हमें पता है कि अभी भी हमारे देश में प्रॉब्लम यही है कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स बहुत हैं। अभी का जो डेटा है वो कहता है कि 86% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं कि, और ये मॉडर्नाइजेशन नहीं कर सकते। इसके कारण इनकी जो है रेवेन्यू बहुत कम रहती है। और एक और डेटा था कि ऐसे एवरेज रूरल हाउस होल्ड की, एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड है, उनकी इनकम रहती है आज की डेट में 10,218 रुपीज़। तो आप देख सकते हो कि ये फिगर कितना कम है फॉर सच अ फैमिली। एंड इट्स अ फैमिली इनकम, नॉट अ सिंगल पर्सन, और पर कैपिटा नहीं है ये, दिस इज़ अ फैमिली इनकम ऑफ एग्रीकल्चरल उस लेवल पे। तो हाँ, तो हम पॉइंट पे वापस आते हैं पॉइंट पे। ओवर 60% रूरल हाउस होल्ड आइदर ओन नो लैंड। बेसिकली 60% के पास कोई या तो कोई लैंड नहीं थी, अगर थी तो स्मॉल फ्रेगमेंट्स थे जो कि दे आर नॉट वेरी इकोनॉमिकल। सिंपली उस पर सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर होता है, वही बहुत है। तो ये इशू था। 75% रूरल पॉपुलेशन वॉज लैंडलेस टेनेंट्स और एग्री लेबर, एज आई सेड, बिकॉज डेट का प्रॉब्लम था। इन एरिया सच एज पंजाब एंड तांजोर, प्रेजेंट डे तमिलनाडु, लेवल्स ऑफ रेंट इन कैश एंड काइंड वेंट अप टू 85%। क्या आपको पता है कि पंजाब में सिस्टम क्या था? पंजाब में सिस्टम था महलवाड़ी सिस्टम। ठीक है, तो वहाँ पे होता क्या था कि वही टेनेंसी के कारण और ये सब कुछ के कारण, तो लेवल्स ऑफ रेंट इन कैश और काइंड वेंट अप टू 85%। इन 1930s पेजेंट मूवमेंट्स इन पंजाब डिमांडेड टू बी 50%। सोचो, मतलब इतने बुरे हाल थे उस टाइम पे कि 1930s में, कि डिमांड पंजाब में जो पेजेंट मूवमेंट्स हो रहे थे उनकी डिमांड ही ये थी कि 50% पे होना चाहिए टैक्स। 50% इज़ वे टू मच आज की डेट में, बट उस टाइम पे डिमांड ही ये थी क्योंकि इतना ऑपरेसिव सिस्टम था। तो 50% डिमांड थी हाँ पंजाब में, और तांजोर में डिमांड थी 60% की। और ऑर्डिनेंस पास हुआ था तांजोर में, लेट लोडेड टू 60%। बेसिकली आप कंडीशन देख ही सकते हो कि क्या बात थी। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। शॉर्टली आफ्टर इंडिपेंडेंस 60% of family holdings in India were less than 5 acres each and 40% were less than 2.5 acres each। तो ये सारा डेटा है, ये या तो मगअप कर लो या बार बार रिवाइज कर लो, क्योंकि ये आप कोट कर सकते हो, इनकेस क्वेश्चन आया तो कोट कर सकते हो ये डेटा कहीं पे भी। ठीक है, और ये दिस डेटा इज़ टू गिव एन आइडिया कि एक्चुअली में कंडीशन क्या थी, बिकॉज बिना डेटा के हम कंडीशन कैसे देख सकते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट इज देयर existed semi feudal illegal exactions in cash kind और लेबर। ये प्रॉब्लम भी था, ये भी हमने पढ़ा हुआ है एनसीईआरटीज़ में कि लेबर, अनपेड लेबर, फोर्स्ड लेबर, ये इशू भी था उस टाइम पे कि अगर डेट है, डेट रीपेमेंट नहीं हो पाया है पेजेंट से, तो उसको बोला जाता था कि आप अब मेरी मतलब आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप मेरे ये जो है लैंड उस पर काम करोगे और प्रोड्यूस भी नहीं मिलेगी आपको। तो इस तरह से था और ये बहुत ऑपरेसिव सिस्टम था। सो नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सट्रीम इंडेटेडनेस ऑफ पेजेंट्री। तो इसमें क्या है कि मैं जैसे पहले मेंशन किया था कि पेजेंट्री जो है वो बहुत डेटेड थी। इस कारण ही क्या हो रहा था कि उनकी जो लैंड रेवेन्यू है उसके चक्कर में उनका जो सबसिस्टेंस है वो भी चल नहीं पाता था। और इन द केस ऑफ रियोतवाड़ी और महलवाड़ी सिस्टम, उसमें क्या हो रहा था कि इवन कि वो लैंड ओन कर रहे थे, दे वर द लैंड ओनर्स, बट स्टिल हो क्या रहा था कि उनका जो ये टेनेंसी वाला इशू स्टार्ट हो गया था बिकॉज ऑफ देयर डेट इतना ज़्यादा था।
ऑलराइट। सो इसमें हम देखते हैं डेटा क्या है हमारे पास है। तो यहाँ पे है बॉन्डेड लेबर और डेट बॉन्डेज बिकेम अ कॉमन फीचर इन द आरबीआई कमीशन रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी रिपोर्टेड इन 1954। तो यहाँ पे उस कमेटी का जो डेटा था वो क्या था कि 93% ऑफ क्रेडिट नीड्स ऑफ एग्रीकल्चरलिस्ट वर सप्लाइड प्राइवेटली, बिकॉज उस टाइम पे इंस्टीट्यूशनलाइज्ड क्रेडिट जो है स्पेशली फॉर एग्रीकल्चर वो अवेलेबल नहीं था। और mere 3% from government accounting, another 3% from cooperative societies, and commercial banks a mere 1%। उस टाइम पे ये जो क्रेडिट अनअवेलेबिलिटी का जो इशू था उसकी वजह से जो है डेट बहुत बढ़ता जा रहा था, क्योंकि पहले तो ब्रिटिश की पॉलिसीज़ तो ऑपरेसिव थी ही, और ये बात है एट इंडिपेंडेंस की। तो ये इश्यूज थी जिनको हम बाकी आने वाले टाइम में जो पॉलिसीज़ होंगी उससे हम रिजॉल्व होता हुआ देखेंगे। सो आगे नेक्स्ट पॉइंट वुड बी नियरली 97% ऑफ प्लोज वॉज स्टिल वुडन बाय 1951। डेटा है, मैंने ये डेटा यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है कि व्हेन यू विल बी राइजिंग दीज फिगर्स ना, तो यू विल बी एबल टू कोट दीज इन मेन्स आंसर्स। एग्रीकल्चर में आ सकते हैं, लैंड रिफॉर्म्स एज अ टॉपिक उसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप वहाँ पे ये डेटा कोट कर सकते हो। दैट इज़ वाई आई पुट इन दैट इज़ वाई आई पुट दीज डेटा इन टू द PDF itself। तो only 3% were iron plows, 97% were wooden, and between 1901 and 1941 per capita agricultural output declined by 14%। अब देखो 40 साल के पीरियड की बात हो रही है, 01 to 41। तो 40 साल के पीरियड में आप देखो रुपये की वैल्यू और ये सब कुछ देखते हुए अगर हम देखें कि एग्रीकल्चर आउटपुट तो चलो स्टैग्नेंट भी हो सकता था, पर फूड ग्रेन आउटपुट ये कैसे कम हो गया? यहाँ पे पर कैपिटा एग्रीकल्चर आउटपुट डिक्लाइन हुआ 14% और फूड ग्रेन आउटपुट बाय 24%। और ये आउटपुट की बात हो रही है यहाँ पे। अभी ये तो हमने कंसिडर भी नहीं किया है कि कितना हम एक्सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटिश को, इसकी वजह से फैमिन्स हो रहे थे इंडिया में, वो तो अभी हमने कंसिडर भी नहीं किया है। तो आगे ये सब इश्यूज चल रहे थे। ये क्यों चल रहे थे? बिकॉज उस टाइम पे जो पॉलिसी इश्यूज थे वो इतने थे कि एक पेजेंट और एक फार्मर जो है वो ढंग से एग्रीकल्चर कर भी नहीं पा रहा था। सो द वैल्यू ऑफ फूड इम्पोर्ट्स वाज नियरली हाफ ऑफ द टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो आप खुद ही देख लो कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया दैट इज 1951 to 56, तो उसमें द वैल्यू ऑफ फूड इम्पोर्ट्स वाज नियरली हाफ ऑफ द टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना सिचुएशन ख़राब था उस टाइम पे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे आ गए हैं हम चैप्टर के, दैट इज़ लेगेसी ऑफ नेशनल एंड पेजेंट मूवमेंट्स इन एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, किस तरह से हुआ। तो पहले हम इश्यूज देखेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे कि उसमें INC ने क्या रोल प्ले किया था। तो इश्यूज, जब हम इश्यूज जो थे हमको देखते हैं, हमें ऊपर भी देखा कि इश्यूज क्या थे। सबसे इंपॉर्टेंट इशू तो वही थे डेटेडनेस वगैरह के, और जो माइनर इश्यूज थे वो थे ओवर क्राउडिंग ड्यू टू डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसका मतलब क्या है कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एक पॉइंट है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। और इसका एक और एस्पेक्ट है कि जैसे जो आर्टिसन और जो ऐसे हेरिटेज इंडस्ट्री थी ना इंडिया की, जिसमें आर्ट्स आती थी और वीविंग और ये सब कुछ, ये ब्रिटिश ने वैसे ही ख़राब कर दी थी विद मशीन मेड और विद इंडस्ट्रियलाइजेशन गोइंग ऑन इन द ब्रिटिश इन द यूरोप एट दैट इन द 19th सेंचुरी। तो इस कारण यहाँ पे जो वर्कर्स थे उनका वो काम तो चल नहीं रहा था, तो दे वर गेटिंग बैक टू एग्रीकल्चर। तो री एग्रीकल्चराइजेशन हो गई थी उस टाइम पे, बिकॉज सब्सिस्टेंस तो ज़रूरी है हर इंसान के लिए। तो उसके कारण ओवर क्राउडिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी, और ये अभी तक हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का जो इशू है वो हम अभी तक उसके साथ डील कर रहे हैं। और फिर अगर हम देखें आगे, तो फेलियर टू मॉडर्नाइज एंड यूज़ मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, ये प्रॉब्लम हम आज भी फेस करते हैं, पर तब तो बहुत ज़्यादा थी कि मॉडर्नाइजेशन थी नहीं। एज वी सॉ कि प्लोज 97% ऑफ प्लोज वर वुडन। तो द डिक्लाइनिंग ट्रेंड इन प्रोडक्टिविटी, ये भी हमें पता है क्योंकि हमने आउटपुट का डाटा देख लिया। अब जैसे वही है कि आप मेंस में ये पॉइंट लिखोगे, तो अगर आप उसके आगे डेटा दोगे ना, तो वो बहुत रिलेवेंट और आपका पॉइंट जो है वो सॉलिड बन जाता है, आपको मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट वुड बी worst unemployment and underemployment in the rural sector. Of course, yes, it makes sense. Okay, so next is, अब INC ने क्या रोल प्ले किया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। तो डिमांड थी लो परमानेंटली फिक्स्ड लैंड टैक्स एंड परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू।
इवन इन द टेम्पररी सेटलमेंट एरियाज। ये आप समझ सकते हो क्यों, क्योंकि ये लाया ही इसलिए गया था कि अगर एग्रीकल्चरल इनकम में राइज आ रहा है तो उसको टैप हम कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने अगेन आई हैव गिवन समथिंग टू कोट। जीवी जोशी आर्ग्यूड फॉर एस्टैब्लिशिंग ऑफ स्मॉल peasant फार्मिंग which would be maintained through vigorous tenancy legislation in both the Ryotwadi and Zamindari areas, giving protection and permanent tenure for the actual cultivator. मेन इसका मतलब क्या है कि स्मॉल पेजेंट फार्मिंग का एक मॉडल लाया जाएगा जिसमें टेनेंसी लेजिस्लेशन होगी, चाहे वो रोतवाड़ी एरिया हो और ज़मींदारी एरिया हो, प्रॉपर लॉ होगा रिगार्डिंग टेनेंसी। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने एक आइडिया है यहाँ पे जस्टिस राणा डे का, टू सिस्टम्स। ये टू सिस्टम्स जस्टिस राणा डे, इन्होंने आइडिया दिया था कि एक उस टाइम पे एग्रीकल्चर का सीन क्या था कि दो टाइप के फार्मर थे, दो टाइप के एग्रीकल्चरलिस्ट थे इंडिया में। तो एक तो थे जो रिच थे, जो ज़मींदार थे, या जो रिच थे, जो ऐसे कमर्शियल लेवल पे फार्मिंग करते थे, और एक थे जो बहुत ही पुअर थे, बेसिकली स्मॉल, मार्जिनल और सब्सिस्टेंस। ठीक है, ये दो टाइप के पेजेंट्स उस टाइम पे वाइडली थे। तो इनका आइडिया क्या था, इनका था पॉलिसी ऑफ रिप्लेसिंग लैंडलॉर्डिज्म बाय रिच एंड मिडिल पेजेंट्स एंड कैपिटलिस्ट लैंडलॉर्ड्स while keeping the small subsistence farmer commodity producer intact, so that no proletarianization or and disintegration of the peasantry. बेसिकली इनका क्या था कि लैंडलॉर्डिज्म को रिप्लेस कर देते हैं रिच पेजेंट्री से, बेसिकली कि वो जो हैं ये सिर्फ लैंडलॉर्डिज्म ना रहे, वो अब जगह ओन करते हैं, वो एग्रीकल्चर भी करें और एग्रीकल्चरिस्ट बन जाए। ठीक है, और जो और कैपिटलिस्ट लैंडलॉर्ड बन जाए, कैपिटलिस्ट लैंडलॉर्ड, क्योंकि टेनेंसी लेजिस्लेशन आ जाएगी तो फिर हो जाएगा ना। और स्मॉल सब्सिस्टेंस फार्मर कमोडिटी, जो स्मॉल सब्सिस्टेंस फार्मर्स हैं उनका काम इस तरह से हो कि एक तरह से कोऑपरेटिव फार्मिंग और कलेक्टिव फार्मिंग तरह का आइडिया था ये, कि ऐसे स्टेट ओनरशिप ऑफ जगह हो या फिर स्टेट लीज हो, और वो लोग वहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं और मिल के कर रहे हैं और कलेक्टिव होके ये फार्मिंग कर रहे हैं। उसमें क्या होगा कि उसमें मॉडर्नाइजेशन अच्छी हो सकती है, और उसमें जो प्रोड्यूस है वो बेटर आएगा, और वहाँ पे क्रॉप रोटेशन जैसी टेक्निक्स का भी हम काम में लेके आ सकते हैं। तो दिस इज जस्ट व्हाट आई हैव एन एक्सप्लेनेशन अबाउट दिस थिंग। पर जो जस्टिस राणा डे का आइडिया था वो इट वाज अबाउट दिस ओनली, कि दो सिस्टम होने चाहिए, एक रिच ज़मींदार के लिए और एक स्मॉल मार्जिनल सब्सिस्टेंस के लिए, ताकि किसी का जो है खतरे में ना आए, लिविंग खतरे में ना आए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं रीजनल मूवमेंट्स क्या हुए हैं उस टाइम पे। ठीक है, तो ये भी कोट करने के लिए भी है, थोड़ा सा याद रखने के लिए भी है, क्योंकि पूछे जा सकते हैं, ऐसे स्पेसिफिक केसेस पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट वुड बी इन बंगाल इन 1870s एकेडियन लीग्स और कॉम्बिनेशंस रेंट स्ट्राइक्स अगेंस्ट एनहांस्ड रेंट्स डिमांडेड बाय जमींदार्स, और 1880s में डिस्कशन ऑफ बंगाल टेनेंसी बिल प्रेजेंट वर मोबिलाइज्ड ऑन अ लार्ज स्केल डिमांडिंग पेजेंट, यहाँ पेजेंट आएगा, प्रेजेंट नहीं आएगा। Peasants were mobilized on large scale demanding occupancy rights, permanent taxation of lands, etc. और महाराष्ट्र में a powerful movement emerged in the 1870s against moneylenders. In both cases, nationalist organizations like the Indian Association and the Pune Sarvajanik Sabha extended support to the peasants. ये डेटा है, आप रीड कर सकते हो, मैं भी रीड कर रही हूँ। ये कोटिंग के लिए है और रिवीजन के लिए है। इससे क्या होगा, हम कुछ याद रह गया और हमने एग्जांपल दे दी, लैंड रिफॉर्म के टॉपिक में हमने कोई रीजनल मूवमेंट की एग्जांपल दे दी, कुछ डेटा दे दिया, तो हमारे मार्क्स बढ़ जाएंगे और कुछ नहीं होगा। और मेंस में गेम ही मार्क्स का होता है, एक मार्क पे 4 रैंक का फ़र्क पड़ जाता है। तो दिस इज़ द मेन आइडिया बिहाइंड ऑल ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट 1920 सॉ पेजेंट मूवमेंट्स इमर्जिंग इन उत्तर प्रदेश मालाबार ड्यूरिंग द टाइम लाइन ऑफ नॉन कोऑपरेशन। हल्का सा मैप भी बना सकते हैं, छोटा सा, ज़्यादा नहीं, 2 सेकंड लगेंगे। बारदोली सत्याग्रह ऑफ 1928 गुजरात, coalescence of peasant movement and national movement to an unprecedented level, leaders like सरदार पटेल, महात्मा गांधी। ठीक है, वुमेन टू, ये बारदोली सत्याग्रह इतना इंपॉर्टेंट है ना कि आई कांट इवन स्ट्रेस इनफ। यहाँ सरदार पटेल जी और महात्मा गांधी जी ने पूरा सपोर्ट दिया था, और दिस वाज द मूवमेंट जिसमें वल्लभ भाई पटेल को सरदार का जो ओहदा, जो टाइटल है, वो वुमेन ने दिया था।
दिस इज़ अ फेमस थिंग अबाउट इट, ऐसे आप याद रख सकते हो बारडोली सत्याग्रह को। कब हुआ था? 1928 में। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस टुक ऑन टू द फॉर्म ऑफ नो टैक्स एंड नो रेंट कैंपेन्स मैनी इन द मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और वही मैनिफेस्टो टू द उत्तर प्रदेश किसान आस्किंग देम टू पे ओनली 50% ऑफ द लीगल रेंट। अब बात वही है, 50% ऑफ द लीगल रेंट का मतलब क्या है कि नॉन कॉपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस की हम नहीं मान रहे तुम्हारी बात, और ये उस मूवमेंट की बात है। नेक्स्ट 1931 कराची सेशन। इसमें क्या था, हमें अगर याद होगा कि तब हम पूर्ण स्वराज की बात कर रहे थे 1931 में। तो 1931 कराची सेशन, मैनी सच डिमांड्स वर इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्राम पुट फॉरवर्ड बाय द आईएनसी। ठीक है, अब हम देखते हैं पॉलिटिकल इशू क्या था। पॉलिटिकल इशू क्या था कि कॉन्फ्रेंस इलाहाबाद, ये था आईएनसी, यहाँ पे आएगा आईएनसी कॉन्फ्रेंस इलाहाबाद 1935 डिसाइडेड बाय सरदार पटेल, रेजोल्यूशन पास्ड, यहाँ ये थोड़ी सी आई एम सॉरी फॉर द मिस्टेक्स जो हो रखी हैं इसमें, पास द रेजोल्यूशन इन विच अनइक्विवोकल टर्म्स कॉल्ड फॉर द अबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी, कि यहाँ पे फिर बात होने लगी थी ज़मींदारी को टोटली अबॉलिश करने की। बिहार किसान सभा ऑल्सो अडॉप्टेड द स्लोगन ऑफ ज़मींदारी अबॉलिशन। कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट ज्वाइन द किसान ऑर्गेनाइजेशन। किसान ऑर्गेनाइजेशन को कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट ने ज्वाइन कर लिया था और फिर स्ट्रेंथन किया था, क्योंकि क्या है ना कि पेजेंट क्लास जो है, स्पेशली जो स्मॉल मार्जिनल क्लास है, उनको इन दो कम्युनिटीज़ की बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया किसान कांग्रेस 1935, लेटर रीनेम्ड ऑल इंडिया किसान सभा 1936। कांग्रेस इलेक्शन मैनिफेस्टो 1937 में जो थी प्रोविंशियल इलेक्शंस वाली, उसमें ये इश्यूज़ को इंक्लूड किया गया था। अब हम देखेंगे 37 से 39, ये वो पीरियड था जब कांग्रेस की सरकार बन गई थी प्रोविंशियल असेंबलीज में, और आई थिंक 11 आउट ऑफ, पता नहीं टोटल कितनी थी, 11 प्रोविंशियल जगह पे प्रोविंशियल असेंबलीज में बन गई थी कांग्रेस की गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये उस टाइम की बात है। 39 में क्या हुआ, 39 में वर्ल्ड वॉर 2 लॉन्च हुआ था, तो तब कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिज़ाइन कर दिया था। तो इस टाइम के बीच में हम देखेंगे कि कांग्रेस ने क्या क्या किया उस टाइम पे, आईएनसी ने क्या क्या किया, किस तरह से उन्होंने एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिशें करी, लेजिस्लेशन लेके आए, वो सब कुछ देखेंगे। ठीक है, सो 37 देखते हैं। सो व्हेन कांग्रेस फॉर्म मिनिस्ट्रीज इन मोस्ट ऑफ द प्रोविंसेस इन ब्रिटिश इंडिया, अ सीरीज ऑफ लेजिस्लेशंस वर पास्ड ऑन इश्यूज कंसर्निंग टेनेंसी राइट्स and indebtedness. So Bihar tenancy legislation 1937 and 38 abolished all increases in rent since 1911, reducing rent by 25%, gave underrights occupancy rights after 12 years of cultivating the land, prohibited all illegal exactions in cash, kind, and labor. Similar laws were passed in United Provinces, Bombay, Central Provinces, Northwestern Frontier Province, Odisha, Madras, and so on. The Madras Assembly and the Chief Minister C. Rajagopalachari, rejecting any question of compensating the zamindars, however, before drafting the bill, Assembly resigned. तो इन्होंने क्या किया, सी राजागोपालाचारी उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर थे मद्रास असेंबली में, तो उन्होंने जो बिल दिया था, तो वो बिल में उन्होंने ज़मींदार का कॉम्पेंसेशन को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया था, और ये भी बिल बना नहीं था, मतलब अभी ड्राफ्ट भी नहीं हुआ था ढंग से, तो असेंबली ने रिज़ाइन कर दिया। 39 की बात है ये, ठीक है, 39 में असेंबली ने रिज़ाइन कर दिया और ये बिल ऐसे ही रह गया। तो नेक्स्ट गांधी का इस टाइम पे, गांधी जी का इस पे क्या सेइंग थी इस इशू पे, तो उनका एक फेमस कोट है, लैंड एंड ऑल प्रॉपर्टी इज हिज हु विल वर्क इट, ये भी हम कोट कर सकते हैं। इन 1942 व्हेन ही वाज अरेस्टेड, ही प्रेडिक्टेड आफ्टर इंडिपेंडेंस द जमींदार्स वुड बी टेकन बाय द स्टेट, the zamindars land would be taken by the state either through voluntary surrender or through legislation and then distributed it to the cultivators। ठीक है, ये उन्होंने उस टाइम पे वो जेल में थे, ये भी हम कोट कर सकते हैं, कोट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आइडिया तो दे ही सकते हैं कि गांधी जी ने पहले ही बोल दिया था कि ये जो आइडिया था, जो बाद में लैंड रिफॉर्म्स हुए थे, दे वर नॉट नेसेसरीली ड्रास्टिक और न्यू, इनकी बात पहले से चल रही थी, दे एक्चुअली वर मेंट टू एड्रेस द इश्यूज जो कि पहले हुए थे वाइल द इंडियन नेशनल स्ट्रगल। ठीक है, तो हम देखते हैं 1945 के बाद क्या हुआ, क्योंकि 39 से 45 में तो वही चल रहा था अपना
वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। तो 45 के बाद क्या हुआ, तेलंगाना मूवमेंट इन हैदराबाद स्टेट एंड तेभागा मूवमेंट इन बंगाल। E.M. खुसरो, he was the economist who gave the elaborately conceived many-sided program of land reform launched in the country during the 1950s. Gift of administration to the peasantry, ठीक है। और नेशनल प्लानिंग कमेटी फॉर्म्ड इन 1938, जवाहरलाल नेहरू उसके चेयरमैन थे, डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय लेफ्ट ओपिनियन, ठीक है। द बॉम्बे प्लान 1944 to 45, prepared by the leading representation of the Indian capitalist class, and election manifesto issued by the Congress Working Committee 1945 में more or less agreed on the following basic issues. Basically जो national planning committee थी, इन्होंने जो रिपोर्ट दिया था और जो इश्यूज़ पे इन्होंने बात करी थी, जो कि इट वाज लीडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, और बॉम्बे प्लान था जो दिया था इन्होंने, और इन पे सब पे कैपिटलिस्ट क्लास और इलेक्शन मैनिफेस्टो इन इश्यूज़ पे अग्री करे थे मोर और लेस, ठीक है। देखते हैं इश्यूज़ क्या थे। अर्जेंटली फॉर्म ऑफ द लैंड सिस्टम, urgent reform of the land system to be undertaken, which is involved by which also involves the abolition of intermediaries between the peasant and the state. Zamindars could be paid compensation that was considered necessary. Problem of rural indebtedness to be addressed. Cheap credit made available. Individual farming or present proprietorship to continue in large parts of the country, ठीक है। वही जो मैंने पहले आइडिया भी दिया था, cooperative farming and privately owned lands and collective farming on state lands was to be encouraged. 20 point recommendations economic program committee. तो इस पे क्या था, all intermediaries between the tiller and the state should be eliminated. Middlemen should be replaced by non-profit making agencies such as cooperatives. पर ये आइडिया बाद में ना मतलब इस्टेब्लिश हो नहीं पाया था, कि बात जरूर रही थी पर ये इस्टेब्लिश काफ़ी लेट हुआ था जाके। सेटिंग अप ऑफ मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव विच कुड कट डाउन द कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट, ठीक है। पायलट स्कीम्स फॉर एक्सपेरिमेंटिंग विद कोऑपरेटिव फार्मिंग अमंग स्मॉल होल्डर्स। कमिटी ऑल्सो इंट्रोड्यूस द नोशन ऑफ लैंड सीलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। सरप्लस ओवर अ मैक्सिमम शुड बी एट द डिस्पोजल ऑफ द विलेज कोऑपरेटिव्स, ठीक है। कॉमन प्लेस होना चाहिए, पता नहीं क्वाइट क्यों लिखा हुआ है, कॉमन प्लेस होना चाहिए। प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, सिंपल। Remunerative prices for agriculture produces. Statutory village panchayat should be organized for self-governing purposes. इसके लिए बाद में आया था 73rd Amendment 1993 में, जो कि पंचायत की बात करता है, ठीक है। But key subjects relating to rural sector such as land reforms, agricultural credit, land revenue, assessment, taxation of agricultural income, they were all included in the state list. Basically इसको डिसेंट्रलाइज कर दिया गया था। ये जो मेजर इश्यूज इनको डाला था स्टेट लिस्ट में। A dichotomy soon began to emerge between the recommendation made by the central government and the states. पर बात वही हुई जो हमेशा होती रही है, जो आज भी होती है, कि सेंटर ने कोई पॉलिसी दी है, स्टेट को उसमें दिक्कत होती हैं, और ज़रूरी नहीं कि गलत ही हो, पर ज़रूरी नहीं कि सारी सही ही हो। तो ये डाइकोटमी होने लगी थी क्योंकि ये हमारा देश प्लूरल है, तो बहुत ज़्यादा रीजनलिज्म का इशू यहाँ पे रहता है, विच इज़ अ वेरी पार्ट ऑफ द इंडिया। तो रिकमेंडेशन मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट्स। तो 49 में क्या हुआ, द रिकमेंडेशन मेड बाय द कांग्रेस एग्रीरियन रिफॉर्म्स कमेटी, कुमारप्पा कमेटी वेंट बियॉन्ड व्हाट वाज एक्सेप्टेबल टू द स्टेट्स। आगे हम देखेंगे कुमारप्पा कमेटी की बहुत सारी रिकमेंडेशंस, पर वही बात है कि स्टेट्स को एक्सेप्टेबल नहीं था, इसलिए वो इतना ढंग से इस्टेब्लिश हो नहीं पाई, क्योंकि इट इज़ ऑल एडवाइजरी ओनली, इट्स नॉट इम्पोज्ड, बिकॉज द subjects were in the state list simply. ओके, सो अब हम देखते हैं नीचे प्रोसेस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। तो मैंने जैसे बताया था कि प्रोसेस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स दो तरह के थे, पहला था इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स और दूसरा था टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म। अब इंस्टीट्यूशनल था कि इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, कि जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान हुआ, सेकंड 5 ईयर प्लान हुआ, कमेटी बनी, कुमारप्पा कमेटी बनी, और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम बना, ये सब कुछ। तो ये इंस्टीट्यूशनलाइज्ड था, और ये 1960 तक चला, अर्ली 1960s तक चला, आफ्टर इंडिपेंडेंस टू अर्ली 1960s। और दूसरा था टेक्नोलॉजिकल, इसमें आता है ग्रीन रेवोल्यूशन, ये मिड टू लेट 1960s, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे क्या हुआ। तो ये फर्स्ट फेज की बात हो रही है, यहाँ फर्स्ट फेज स्टार्ट हो जाता है, जमींदारी एबॉलिशन, पहला स्टेप तो यही था। अब देखो 3 इशू, हमें पता है कि 3 इशू थे, जमींदारी एबॉलिशन होनी है, ठीक है,
टेनेंसी लॉज आनी चाहिए और डेट को सही करना था। और जो लैंड ओनरशिप है ही नहीं, कि लैंड ओनर्स बहुत कम थे, उसका अबॉलिशन इससे होके उनको ट्रांसफ़र करना है लैंड, जो कर रहे हैं एग्रीकल्चर उस लैंड पे। तो ये था। तो ज़मींदारी अबॉलिशन किस तरह से की गई, आई विल रीड इट आउट एंड आपको समझ आ जाएगा, मैंने उस तरह से लैंग्वेज में लिखा हुआ है। कांग्रेस लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू, जीबी पंत एंड सरदार पटेल apprehended that zamindars could try to approach the courts for the violation of right to property or unjustness of the compensation, because Constituent Assembly was in the process of framing India's constitution, and some legislations regarding zamindari abolishing and land tenure. So, सिंपल बात है कि जो ज़मींदार हैं वो भी तो, उनके पास भी तो राइट है ना टू अप्रोच द कोर्ट इफ़ देयर राइट्स आर नॉट मेट सिंपली। तो हुआ क्या, उन्होंने क्या किया, तो ज़मींदार बहुत इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री दे चैलेंज द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द लॉ, ठीक है, परमिटिंग ज़मींदारी अबॉलिशन। तो कोर्ट्स, फॉर एग्जांपल पटना हाई कोर्ट ने ये सूट जो था वो अपहेल्ड किया था। इसलिए फर्स्ट अमेंडमेंट की गई थी। फर्स्ट अमेंडमेंट 51 में जो की गई थी, जो हम ऑलरेडी सब पढ़ चुके हैं, इट वॉज एम्ड एंड द फोर्थ अमेंडमेंट इन 55 इट वर एम्ड एट फर्दर स्ट्रेंथनिंग द हैंड्स ऑफ स्टेट। बात यहाँ पे क्या हो रही है, 9th शेड्यूल की बात हो रही है, ठीक है, बात हो रही है 9th शेड्यूल की, कि जो लॉ 9th शेड्यूल में है उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, तब ये बात चली थी, ठीक है। बाद में जो हुआ वो आपको सबको पता है स्टोरी क्या थी, और अभी क्या स्टेचर है वो भी आपको पता है। पर ये बना क्यों था 9th शेड्यूल, कैसे बना था, क्यों बना था, ये सब कुछ, ये उसका रीज़न है, ठीक है। तो यहाँ पे है मेकिंग द क्वेश्चन ऑफ वायलेशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट और इनसफिशिएंसी ऑफ कॉम्पनसेशन नॉट परमिसिबल इन द कोर्ट्स, ठीक है। A major difficulty was the absence of adequate land records. Land records थे नहीं क्योंकि सब कुछ इनफॉर्मल था, ठीक है। एरिया अंडर टेनेंसी डिक्रीज फ्रॉम 42% in 51 to between 20-25% by the early 1960s. In Kashmir, no compensation was paid. पंजाब में occupancy tenants of Patiala paid nothing, or inferior tenants paid a negligible amount. यहाँ पे है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ऑफन जस्ट द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ द टोटल compensation to be paid over a number of years. उत्तर प्रदेश में compensation paid was inversely related to the size of the land which came under जमींदार। इनवर्सली रिलेटेड, बेसिकली छोटी जगह है तो compensation मिल जाएगी उतनी, पर अगर बहुत बड़ी जगह है तो भी compensation उतनी ही मिलेगी, कोई ज़्यादा खास बड़ी नहीं मिलेगी, ठीक है। ये बात तो वही थी ना, मेन इशू तो वही था कि लैंड को करना है हमें डिस्ट्रीब्यूट उन लोगों में जो लैंड ओनर्स नहीं हैं, और सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर करना ज़रूरी है। इंडिया स्पेंट मोर देन 6 times द अमाउंट दैन द कॉम्पनसेशन एक्चुअली पेड, दैट इज़ 10,000 मिलियन रुपीज़ इन जस्ट फूड इम्पोर्ट्स बिटवीन 1946 एंड 53, क्योंकि उस टाइम पे हमारा फूड इनसिक्योरिटी का इशू बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, हम इम्पोर्ट कर रहे थे। आपको भी पता होगा कि हमने यूएस से इम्पोर्ट किया उस टाइम पे फूड ग्रेन्स, ठीक है। तो इंडिया, ये डेटा है, इंडिया स्पेंट मोर देन 6 times द अमाउंट, दैट इज़ $10,000 मिलियन रुपीज़ इन जस्ट फूड इम्पोर्ट्स बिटवीन 46 एंड 53, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि वीकनेसेस क्या रही हैं ज़मींदारी अबॉलिशन में। तो ज़मींदार इन उत्तर प्रदेश, they were permitted to retain lands that were declared to be under their personal cultivation. लूजली डिफाइंड, नो अपर सीलिंग्स, ये प्रॉब्लम थी। क्या था, उनको कहा गया कि तुम आप अंदर पर्सनल कल्टीवेशन जो आपकी जगह है ना वो आप रिटेन कर सकते हो, तो जो नहीं है वो नहीं कर सकते। तो ज़मींदार ने क्या किया, ज़मींदार ने बहुत ज़्यादा लैंड्स पर्सनल कल्टीवेशन के टाइटल से ही अक्वायर दोबारा से कर ली, और ये लूजली डिफाइंड था, कोई अपर सीलिंग नहीं थी। जब तक लैंड सीलिंग लॉज नहीं आई थी तब तक कोई अपर सीलिंग नहीं थी, गोइंग अगेंस्ट द कुमारप्पा कमेटी रिकमेंडेशन। द कमिटी had also envisaged a limit for sealing so the tenant holding to not to be reduced below the economic level, कि ये नहीं कि उसको इतना बांट दो कि बेसिकली टेनेंट्स जो हैं वो जगह इस तरह से ही ले सकें कि इकोनॉमिकली तो सही हो, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर टाइप का तो हो सके ना, वहाँ पे बेचना तो बात, कमर्शियल करना तो बात अलग की बात है ना। एब्सेंटी लैंड ओनर्स कुड नाउ एंड अप रिटेनिंग लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो अभी पर्सनल कल्टीवेशन के नाम पे वो कर सकते थे एक्वायर,
बाद में वो जब लॉज बनेंगे, टेनेंसी बनेंगे, तो क्या करेंगे, तब तक तो वो कवर करेंगे ही ना लैंड्स। तो ये बहुत कमी थी लैंड सीलिंग की, इस कारण ये हो नहीं पाया ढंग से। इन ऑर्डर टू डिक्लेयर द पर्सनल कल्टीवेशन लार्ज स्केल एविक्शन ऑफ टेनेंट्स हैपेंड, ये इशू और बढ़ गया उसके कारण। ठीक है, फिर टेनेंसी रिफॉर्म्स की बात करते हैं। तो इशू ऑफ ऑरल और अनरिकॉर्डेड कंटिन्यूइंग टेनेंसी रिमेन्ड इवन आफ्टर अबॉलिशन ऑफ जमींदारी, की ज़मींदारी की अबॉलिशन हो गई थी पर ओरल और अनरिकॉर्डेड टेनेंसी भी कंटिन्यूड थी, क्योंकि वही जो ऊपर हमने डिस्कस किया उसके कारण। टेनेंसी रिफॉर्म्स हैड 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स: गारंटी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर टू टेनेंट्स, सिक्योर्ड रिडक्शन ऑफ रेंट पेड by tenants to a fair level between 1/4 and 1/6 of the value of the gross produce of the leased land. Tenant gained the right to acquire ownership of the land if he cultivated, subject to certain restrictions. Even after the tenants got legal protection against eviction, large scale evictions occurred. प्लानिंग कमीशन पैनल ऑन लैंड रिफॉर्म्स 1956, उनका कहना था बिटवीन 1948 and 1951 नंबर ऑफ प्रोटेक्टेड टेनेंट्स इन द स्टेट ऑफ बॉम्बे फ्रॉम 1.7 to 1. ये डिक्रीज़ हुआ था कि प्रोटेक्टेड टेनेंट्स इन द स्टेट डिक्रीज़ हो गया था मोर देन 30%। ठीक है, हैदराबाद 45.4% ऑफ द टेनेंट्स रिमेन प्रोटेक्टेड टेनेंट्स एंड 12.4 बिकेम ओनर्स। ठीक है, वेस्ट बंगाल शेयर क्रॉप ओनर्स बरगदार्स रिसीव्ड नो, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ तो ठीक है, अगर नहीं करी तो सॉरी। वेस्ट बंगाल शेयर क्रॉपर्स जिनको बरगदार्स बोलते थे, और दे रिसीव्ड नो प्रोटेक्शन टिल एज लीडर जुलाई 1970 तक, जब तक वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म एक्ट अमेंड नहीं हुआ था। What contributed most to the insecurity of tenants was the fact that most tenancies were oral and informal. Recorded नहीं थी ना, unrecorded, वही मैंने पहले डिस्कस किया कि unrecorded थी। इशू रहा है 1971 का सेंसस के अकॉर्डिंग 91.1% ऑफ कल्टिवेटेड एरिया इन इंडिया वाज ओनर ऑपरेटेड एंड बिहार हैड द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर ओनर कल्टिवेशन अमंग द स्टेट्स। while the 19 ये while आना था यहाँ पे, while the 1961 census estimated that 82% of the tenancies in the country were insecure। ये 61 का डेटा है, ये 71 का डेटा है। 61 में कह रहे थे कि टेनेंसीज जो है सिक्योर नहीं है, 82% दैट इज़ मेजोरिटी, और 71 में 91% ओनर ऑपरेटेड थी, और पहले नहीं थी, हमें डेटा देखा हुआ पहले नहीं थी, 50s में नहीं थी। A massive drive to be launched by Charan Singh, the then revenue minister, to give a few million records corrected on newly inscribed. Left front government in West Bengal 1977 में launched the famous Operation Barga in July 78 with the objective of achieving the registration of sharecroppers to secure them legal rights, and namely permanent occupancy and heritable rights, crop division of 1:3 between landowner and sharecropper. सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ द ऑपरेशन बारगा, की सिग्निफिकेंट ऑपरेशन क्या था बारगा का, ऑपरेशन बारगा का, न्यूट्रलाइजिंग द लोअर लेवल रेवेन्यू ऑफिशियल्स लाइक पटवारी टू मोबिलाइज द सपोर्ट ऑफ द रूरल पुअर, स्पेशली टारगेटेड बेनिफिशरीज दैट इज बरगदार्स, कि इनको लैंड का ओनरशिप मिलना चाहिए। ठीक है, कि शेयर क्रॉपर थे पहले। The operation achieved partial success but reached a stalemate because of some significant reasons. तो politically unviable था, ethically indefensible था। कैसे डिफेंस कर देगी, किससे लैंड लेके किसको दे रहे हैं। मल्टीपल बरगदार्स क्लेमिंग टेनेंसी राइट्स फॉर ईच पीस ऑफ लैंड। ठीक है, लिमिटेशन क्या थी टेनेंसी रिफॉर्म्स की, एडवर्स लैंड टू मैन रेशियो एंड इनसिक्योर ऑक्यूपेंसी राइट्स। Legislation were enacted to fix the rents at level to 20 to 25% of gross produce. कुछ स्टेट्स में क्या हुआ, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, मिनिमम मैक्सिमम रेट समवॉट हायर रेंजिंग बिटवीन 33 and 40%, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा थी ना फार्मर्स की। इन प्रैक्टिस हाउएवर रेट 50% था, तो 50% तो कब से चलता आ रहा था, इसलिए ये प्रॉब्लम सॉल्व ढंग से हो नहीं पाई थी। दैट्स वाई कहते हैं कि लैंड रिफॉर्म्स वाज नॉट अ होल सक्सेस। तो ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन सम पार्ट्स ऑफ द इंडिया एंड लेट 1960s aggravated द प्रॉब्लम्स विद लैंड वैल्यूज़ एंड रेंटल्स राइजिंग फर्दर, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन जो थी ना वो सक्सेसफुल हुई थी, तो इससे मोर एंड मोर रिम्यूनरेशन ऑफ एग्रीकल्चर वॉज इंक्रीजिंग, तो इस कारण ये हो रहा था, लैंड वैल्यू एंड रेंटल इंक्रीज हो रहा था। Legal and other complication left a large number of tenants with the lack of motivation to try and acquire full ownership.
ठीक है। यहाँ पे एक सेइंग है, एक इकोनॉमिस्ट थे डैनियल थॉर्नर, उनका मैंने लिखा हुआ आइडिया, एंड ही वाज अ परसेप्टिव ऑब्जर्वर ऑफ इंडियाज लैंड रिफॉर्म्स, नोटेड कि डिस्पाइट ऑल द इवेजन्स, common leakages, common loopholes, many millions of cultivators who had previously been weak tenants or tenants at will were unable to become superior tenants or virtual owners. वही बात है कि ओवरऑल समरी दे रहे हैं कि लैंड रिफॉर्म्स ढंग से हो नहीं पाए थे, स्पेशली टेनेंसी रिफॉर्म्स ढंग से हो नहीं पाए थे। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे आगे क्या लिखा हुआ है। और शेयर क्रॉपर क्या उनको क्या राइट मिला, उनको ऑक्यूपेंसी राइट्स मिल गए और वो फिक्स्ड रेंट दे रहे थे। ठीक है, ये एक हुआ। टेनेंट्स जो कि जिनको ओनरशिप राइट मिली, ठीक है, क्योंकि टेनेंट्स वही जो टेनेंट्स पहले से काम कर रहे थे उन जगह पे उनको ओनरशिप राइट्स मिल गई। लैंडलेस हु गॉट लैंड विच वाज डिक्लेयर्ड सरप्लस ओवर सीलिंग लिमिट्स, वैसे तो बहुत कम थी ये लैंड, और जितनी भी थी वो लैंडलेस को मिल गई। एब्सेंटी लैंड ओनर्स हु बिकेम डायरेक्ट कल्टिवेटर्स ऑल हैड द मोटिवेशन एंड मैनी द पोटेंशियल, ठीक है, ऑफ बिकमिंग प्रोग्रेसिव फार्मर्स, वही कैपिटलिस्ट फार्मर्स, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर ओन resources and credit from institutional sources which became increasingly available even to the poor peasants। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं लैंड सीलिंग की। ऑल इंडिया किसान सभा ने क्या किया था, इट सपोर्टेड द डिमांड फॉर मैक्सिमम लिमिट ऑफ लैंड ओनरशिप ऑफ 25 एकर्स पर लैंड होल्डर इन 1946। मैक्सिमम लिमिट ही सेट करी गई थी 25 एकर्स पर लैंड होल्डर, कम नहीं थी, ठीक है, उस टाइम के हिसाब से। AICC in November 1947 appointed a committee, Economic Program of Congress, headed by Jawaharlal Nehru, which recommended maximum size holding should be fixed, surplus over a minimum should be acquired and placed at the disposal of those, जैसे पहले बात हुई थी। Again कुमारप्पा कमेटी, एक Congress Agrarian Reforms Committee also recommended a ceiling on land holding has to be 3 times the size of an economic holding. First plan वही broadly set with the upper limits tested by Kumarappa committee as fair, although exact upper limit was to be fixed by each state because state list subject और खुद की एग्रीरियन हिस्ट्री के हिसाब से सेट करेगी ना स्टेट लैंड को। ठीक है, 1957 द स्टैंडिंग कमिटी ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल adopted decision to complete the imposition of ceiling in the few states where such legislation has been passed by the end of 1960 कि वही कि इन्होंने अडॉप्ट किया डिसीजन टू कंप्लीट द इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग लॉज। NDC ने स्टैंडिंग कमेटी 1957 में बोला कि जो स्टेट्स में इम्पोजिशन रह गया, इम्प्लीमेंटेशन रह गया सीलिंग लॉज का, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, एंड डिसाइडेड कि अदर स्टेट शुड पास सच लेजिस्लेशन बाय 58-59। ठीक है, द NDC वॉज क्रिएटेड इन 52, वो फोरम था वेयर ऑल द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट्स वुड असेंबल अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ नेहरू to discuss critical issues relating to development. NG Ranga and C Rajagopalachari, alarmed at the moves towards land ceilings and threats of compulsory cooperativization, now joined hands with Meenu Masani, an important leader of the Forum for Free Enterprise, which campaigned against the threat of nationalization. और हम देखते हैं कि लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन में वीकनेसेस क्या थी उस टाइम पे। सबसे इंपॉर्टेंट बात पता क्या थी, लॉन्ग डिले। इतना डिले था कि वो रेलेवेंट ही नहीं बच रहा। नाउ मोर देन 70% ऑफ द लैंड होल्डिंग्स इन इंडिया वर अंडर 5 एकर्स। द सीलिंग फिक्स्ड ऑन एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स बाय स्टेट वुड बी वेरी हाई। ठीक है, तो देखो हमने देखा कि 25 एकड़ की जगह 25 एकड़ रखी गई लिमिट, ऊपर बात करेगी 25 एकड़ की, 70% लैंड होल्डिंग थी ही 5 एकड़ की, तो इसका क्या पॉइंट रह गया रखने का। मोस्ट स्टेट्स इनिशियली द सीलिंग्स वर इम्पोज ऑन इंडिविजुअल एंड नॉट फैमिली होल्डिंग, पर बाद में इसको फैमिली में भी लगा दिया गया था। वो ही था कि 5 मेंबर होने चाहिए एक फैमिली में। ठीक है, इस तरह से था। इनेबलिंग द लैंड होल्डर, वो बाद में था, पर पहले तो इट वॉज इनेबलिंग लैंड ओनर टू डिवाइड अप देयर holdings the names of relatives. Very few landed families would have holdings and exceed the liberal limits. बहुत कम बचे थे कि again 70%. Only in some states were very few holding exceed the ceiling limits, such as Jammu and Kashmir, West Bengal, Himachal Pradesh, Punjab. कोई allowance नहीं थी. Large number of exemptions. Second plan recommendations के according certain categories could be exempted from the ceilings. ठीक है, वो थे टी, ये क्यों लिखा हुआ है, टी, कॉफ़ी एंड रबर प्लांटेशंस, स्पेशलाइज्ड फर्म्स एंगेज्ड इन कैटल ब्रीडिंग, वूल रेजिंग और शुगर केन फार्म्स,
operated by sugar factories and efficiently managed farms on which heavy investments had been made. ये तो exemptions ही थी, ठीक है. Large landowners had enough time to sell their excess lands and make malified नाम था यहाँ पे, malified transfers in the names of relatives. malified का मतलब फ्रॉड, झूठे, और बेनामी ट्रांसफर्स वो भी हुए थे, ठीक है. फर्दर मास eviction of tenants, shift to progressive farming barely left any holdings above the ceiling, and consequently little surplus land became available for redistribution. This was recognized by the Congress leadership, and third plan also admitted it. Taking India as whole, अब डेटा आ गया. Only 2.4 million acres were declared surplus by the end of 1970. बहुत कम एरिया है ये. Area distributed constituted only half the surplus land, constituting a mere 0.3% of the total cultivated area. अब आप देख सकते हो, a mere 0.3% of the total cultivated land of India. ये था सीलिंग के बाद जो बचा था, जो सरप्लस एरिया था, जो बाद में डिवाइड हुआ था लैंडलेस में, ठीक है. Indian countryside saw the growing consolidation of the owner cultivator interests similar to which root also. ये आइडिया बहुत डीप जाना पड़ेगा इसके लिए, ये छोड़ो, ठीक है. अब हम बात करते हैं मिड 60s की. उस टाइम पे क्या हो रहा था, जब मिड 60s में, जब 1966 में आई रिमेंबर 1966 में ग्रीन रेवोल्यूशन लॉन्च किया गया था, तो उसके पहले क्या हो रहा था कि क्या चल रहा है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग स्टैंड ऑफ एग्रेरियन रेडिकलिज्म इन लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री. नक्सलाइट मूवमेंट लेड बाय द CPIML reached in West Bengal and parts of Andhra Pradesh. Widespread land grab movement by the landless and many parts of the country, ठीक है, और छीन रहे हैं जगह. Despite the very limited success in land seizure and quick separation of the movement, on the whole movement had a significant symbolic effect. Nation's attention was drawn dramatically to the agrarian question. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है. उस टाइम पे मिड 1960s की बात है. उसके बाद एग्रीकल्चर बन गया इशू, पॉलिटिकल इशू. फिर हम बात करते हैं बिगिनिंग ऑफ सेकेंड फेज. तो सेकेंड फेज में भी हम क्या बात कर रहे हैं, लैंडफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन कमिटी ऑफ द NDC 1964 sustained efforts to put pressure on the chief minister to plug the loopholes. Reduction of ceiling limits was proposed but rejected. Central Land Reform Committee was formed 1971 में. A substantial reduction of Indian limits and exemptions withdrawal. Ceiling was to be applicable to a family's unit of 5 members, husband, wife and 3 minor children. और dictionary land पता नहीं क्या है, and land ये काट दो. And land for additional member could be permitted to families which exceeded this number, but up to maximum limit of double the ceiling. समझ गए कि जितनी एक लैंड यूनिट अगर फिक्स हुआ है, फैमिली यूनिट का वो 5 मेंबर पे हुआ है, तो मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम कर के भी एडिशनल मेंबर लगा लोगों के भी मैक्सिमम डबल ही हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है. फिर हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस लैंड. कॉमन प्रायोरिटी वॉज टू बी गिवन टू लैंडलेस एग्रीकल्चरल वर्कर्स. ये पता है हमें पहले से, पर्टिकुलरली दोज बिलोंगिंग टू द SC and STs. ऑफकोर्स pension payable or for surplus land was to fixed below market price. 34th amendment to the constitution 1974, getting most of the revised ceiling laws included in the 9th schedule of the constitution so that they could not be challenged. ये पहले बात कर चुकी हूँ इस बारे में, 9th schedule के बारे में, ठीक है. ऑब्जेक्टिव्स क्या थे 1947 इकोनॉमिक प्रोग्राम में जो लेआउट करे गए थे, सरप्लस लैंड्स टू विलेज कोऑपरेटिव, याद होगा आपको, बात करी थी इसके बारे में. ये कोई सक्सेस नहीं मिला इनको, क्योंकि आइडिया नया था और जो लैंड रिफॉर्म वाली लॉज ही सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी, तो ये तो स्टार्ट भी नहीं हुआ ढंग से. आउट ऑफ द लैंड डिक्लेयर्ड सरप्लस बट नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, नियरली 1.6 million acres वर अंडर लिटिगेशन, क्योंकि ज़मींदार दे हैड अप्रोच द कोर्ट्स. An important impact of the land ceiling, and perhaps in the long run most critical one, was the killed the land market, prevented increased concentration. अब देखो ना, टेनेंसी पे लेजिस्लेशन है, ठीक है, वहाँ से तुम ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते हो, लैंड ओनरशिप से तुम ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते हो, तो लैंड मार्केट तो ख़राब हो जाएगी ना. तो यहाँ पे एक कोट है CH हनुमंतराव का, द लॉ डिस्करेज्ड द कंसंट्रेशन of land ownership beyond ceiling level, thus prevented the possible disposition of numerous small and marginal holders which would probably have occurred through a competitive
process in the landmark in the absence of ceiling on holdings. इनका ये व्यू था कि सीलिंग की वजह से ये डिस्पोजिशन हो नहीं पाया स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स में, उनको रिम्यूनरेशन मिल नहीं पाया ढंग से. The high population growth and rapid subdivisions of large holdings over several generations led automatically to little land remaining over the ceiling limits. पता है लास्ट टॉपिक पे आ गया हम भूदान मूवमेंट पे. भूदान मूवमेंट विनोबा भावे ने चलाया था और इसमें क्या था कि इसमें वॉलंटरी लैंड गिफ्टिंग हो रही थी थ्रू अर्जिंग, अर्ज किया जा रहा था जो बड़े बिग लैंड ओनर्स को कि आप ऐसे लैंड गिफ्टिंग कर दो. ठीक है, इस तरह से हो रहा था. बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, स्टार्ट करते हैं. गांधीन कंस्ट्रक्टिव वर्कर आचार्य विनोबा भावे लॉन्च दिस मूवमेंट अर्ली 1950s में. ऑर्गेनाइज्ड ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव वर्कर्स इन सर्वोदय समाज. ऑर्गेनाइज्ड ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव वर्कर्स सर्वोदय समाज फॉर नॉन वायलेंट सोशल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कंट्री. पदयात्रा टू परसुएड लार्जर लैंड ओनर्स टू डोनेट एटलीस्ट 616 of their lands as land gift among the landless and land poor. Former congressman and prominent leader of the Praja Socialist Party, Jayaprakash Narayan withdrew from active politics to join the movement 53 में. First donation land in village of Puchampally in Telangana region. ठीक है, towards the end of 55 के बाद movement took a new form of Gramdan, donation of village. All land was owned collectively, equally. किसी एक की नहीं थी, collectively owned. करो खेती करो इस पर. सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स देख लेते हैं. लैंड रिफॉर्म टू मूवमेंट एंड नॉट थ्रू गवर्नमेंट लेजिस्लेशन. सोशलिस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधीज थॉट एंड प्रैक्टिस. रियलाइज करना चाहते थे रेवोल्यूशनरी पोटेंशियल को. ऑन द नोशन ऑफ ट्रस्टीशिप, ये हम पढ़ चुके हैं कि सोशलिस्ट का क्या आइडियोलॉजी होता है और गांधी का क्या आइडियोलॉजी होता है. तो ट्रस्टीशिप गांधी आइडियोलॉजी का पार्ट है. तो सोशलिस्ट इससे इन्फ्लुएंस्ड हो गए थे और चाहते थे कि इससे रेवोल्यूशन ला के देखते हैं. एंड ऑफ कंस्ट्रक्टिव वर्क थ्रू टेक्निक ऑफ सत्याग्रह by launching mass civil disobedience. Sarvodaya Samaj, however, on the whole failed to make this transition. Communist leader EMS Namboodiripad ने लिखा था कि भूदान ग्रामदान movement was to a certain extent stimulated political and other activity by the present masses, and he has created a favorable atmosphere for political propaganda and agitation for redistribution of land. Basically this was the back story कि ये हुआ था इसके कारण बाद में, क्योंकि ये बात पहले की है ना, जैसे आप देख पा रहे हो कि 50-60s की बात है. तो इसके कारण बाद में हुआ जो हुआ, लैंड रिफॉर्म्स हुए और जो टेनेंसी लॉज आए, जो भी हमने ऊपर बात करी ना, है ना, वो सब कुछ ये माहौल बन रहा था कंस्ट्रक्टिव वर्कर. ठीक है, इसको कंस्ट्रक्टिव वर्क कहते हैं. सो गाइस द टॉपिक ख़त्म हो गया यहाँ पे. ठीक है, लंबा था, इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, वीडियो भी लंबा हो गया, पर इसमें आपका कवर हो जाएगा सारा कुछ. और मैं ये जो PDF है, थोड़ी सी गलतियाँ हैं इसमें, मैं ये अपलोड ठीक करके कर दूँगी, अपलोड लिंक कर दूँगी, आप चेक कर सकते हो नीचे से. एंड थैंक यू सो मच अगर आपने वीडियो देखा है तो. एंड यू कैन चेक द अदर वीडियोज़ एज वेल. अगर आप मेंस लिख रहे हो तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन.